हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। सॉरी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूँ और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखें, वैसे भी इकॉनमी में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो वहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो वहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हैं वो तो आपको करने ही हैं। उसके बाद बेसिक बैंकिंग आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम वगैरह, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनको थोड़ा सा नज़र मारना है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है यहीं से आएगा। ठीक है, अब देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक, बहुत सिंपल है और बहुत छोटा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही छोटे हैं, वहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आया तो हमें उसको सही करना ही करना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब मेजर कौन करता है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, और ये तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, जब कोई शख्स, ठीक है, कभी ऐसा भी होता है डायरेक्ट आपसे वहाँ पे इसकी डेफिनेशन पूछ दी और बताया, बोलो भाई अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे एक्यूरेट ये जो है डेफिनेशन क्या है। तो व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट या वर्क इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क, ठीक है, कोई काम ढूंढ रहा है, जैसे आप और मैं जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है, तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं और हम अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और ये डिफ़ाइन कौन करता है? NSSO, लेकिन ये ऑफिस अब चेंज हो गया है, इसका नाम अब NSSO नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहीं पे साथ में। NSSO और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिल के क्या बनाता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये 23 मई 2019 को दोनों ऑफिस को मर्ज करके NSO अब ये काम करता है, जो पहले NSSO करता था। ठीक है, अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कौन अनएम्प्लॉयड है, वो कैसे हम मेज़र करते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। अब देखें, लोग तीन तरह के होते हैं। एक वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम मिल गया। दूसरे वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। और तीसरे वो लोग नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, जिनको काम करना ही नहीं है। ठीक है, जिनको डायरेक्ट राजा या कुछ और बनना है। तो लेबर फोर्स में दो कैटेगरीज आती हैं। एक वर्किंग, यानी कि जॉब ढूंढ रहा था, मिल गया, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। और दूसरा वो कि जो काम ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रहा लेकिन ढूंढ रहा है, ये होती है लेबर फोर्स। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है तो लेबर फोर्स में आपने वो लोग ऐड नहीं करने हैं जो लोग काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये कभी कभी ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कैसे निकालते हैं। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। तो ये ध्यान में रखना कि मैंने आपको बता दिया कि लेबर फोर्स क्या है। ठीक है, क्या मे बी क्वेश्चन ये भी, क्योंकि अब एक टॉपिक से उनको कितने क्वेश्चन, जितनी शिफ्ट्स बनेंगी, तो अगर वो टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं तो उतने क्वेश्चन निकालने हैं, इसलिए हर छोटी छोटी डिटेल से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, और NSO किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप देखें बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनने के चांसेस हैं। जैसे हमारा सबसे पहला आपका है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखें, जहाँ पे हमें 5 लोग ज़रूरत हैं किसी जगह, आप मान लीजिए, और हमने वहाँ पे 8 लोग लगा दिए हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो सेम की सेम है, यानी कि काम जैसे हम क्वेश्चन करते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है, कि 10 लोग काम कर सकते हैं इतने, मान लीजिए 12 दिन में, और 15 दिन में भी 15 लोग भी 12 दिन में ही काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन में हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, काम हमारा उतना ही है, लेकिन हमने लोग वहाँ पे ज़्यादा लगा दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडिया के अंदर है। ठीक, घर के 5 लोग जो है वो खेती में काम कर रहे हैं, और उसके बाद 2 लोग जो है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, तो घर वालों ने कहा चलो नौकरी क्या ढूंढनी, नहीं मिल रही तो आ जाओ तुम भी खेत में काम कर लो। अब पहले भी 100 किलो दाल निकलती थी, अभी भी 100 किलो दाल निकलती है। पहले 5 लोग काम करते थे, अब 7 लोग काम करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट के फिनोमेनन वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। जितने चाहिए उससे ज़्यादा हमने क्या किया है, वहाँ पे लगा दिए हैं लोग। और लेबर हैविंग ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो काम है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। और इंडिया में अगर क्वेश्चन आता है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही पाई जाती है। दूसरा आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब सीज़न आया, जैसे एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, वो सिर्फ उस टाइम काम करेगा जब एग्रीकल्चर होगा या जिस फसल में वो एक्सपर्ट है वो फसल का काम करेगा, और बाकी साल वो बिना काम के रहेगा। तो इसको कहते हैं सीजनल, है ना। तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, आप देखिए ये मिसमैच है किस चीज़ का, कि काम क्या है, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको क्या आता है। अब मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं कंपनी में काम करने जाते हो और आपको वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपको एक्सेल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन आपको एक्सेल नहीं आता है। अब क्या हुआ कि जो स्किल्स आपको चाहिए थे वो नहीं है, उसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उन बच्चों को ट्रेन भी करना। इसीलिए कहते हैं कि दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट, ठीक है। जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास जो स्किल्स हैं वो नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल वर्ड आता है, लेकिन उनको एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सेल मुझे आना चाहिए, तब जाके मुझे वो जॉब मिलेगी। तो इसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मे भी क्या पता हमें एक सिचुएशन मिल जाए एग्जाम में और नीचे 4 अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स दिए हों और पूछा जाए कि बताओ भाई इनमें से ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे है, स्टैगफ्लेशन। क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है साथ में होगी। अब ये दूसरा कंसेप्ट है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या क्या, वो बड़ा लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको आती है कहीं पे तो ध्यान रखना कि स्टैगफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ में। फिर आ गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखें, आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या हम वर्ल्ड इकॉनमी की बात करें, इंडियन इकॉनमी की बात करें, या कहीं भी की भी बात करें, तो हमेशा जो है बूम नहीं रहता, यानी कि हमेशा काम सही नहीं चलता है ना। कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लाइफ में भी आते रहते हैं, इसलिए इकॉनमी में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जब अप होगा यानी कि बूम होगा, इकॉनमी बहुत अच्छी होगी, काम बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है जितना काम अच्छा होगा उतने आपको ज़्यादा लोग चाहिए। आप मान लीजिए आपकी एक दुकान है, दुकान पे आपको पहले 3 लोग हैं, लेकिन आपकी दुकान बहुत चल पड़ी, काम बहुत चल रहा है, ठीक है। आपको लगा कि नहीं भाई मुझे तो 2 लोग और एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे, ठीक है। आपने 5 लाए और काम बहुत सही चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से देखिए कोविड हो गया, ठीक। अब काम आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 की जगह आप 2 ही लोग रखे कि उतनों को ही मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि काम ही नहीं है तो सैलरी क्या दूँ। तो इसको कहते हैं साइक्लिकल, कि इकोनॉमी जब बेटर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। और वैसे ही जब इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रिसेशन में आ जाएगी, काम कम हो जाएगा, तो लोग निकाल दिए जाएंगे। और ये ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में होता है। इंडिया में ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट नेग्लिजिबल है। फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत सामने से आपको नज़र आ रहा है और पता चल रहा है इसके नाम से ही कि टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आप सोचेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से क्या अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अब मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, ये कोई एक चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्नोलॉजी के आने से पहले की बात है, मशीन के आने से पहले की बात है। ये 10 लोग कोई एक चीज़ बना रहे हैं, तो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक मशीन आ गई, ठीक, जो उन 10 लोगों का काम अकेले करती है। अब आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। मान लीजिए आपने कहीं पे फाउंडेशन बनानी है, यानी कि आपने प्लिंथ लगाना है, कुछ लगाना है, तो पहले आप लेबर लगाते थे, तो वहाँ 5-7 लेबर लगते हैं ना। एक उसको खोदेगा, दूसरा उठाएगा, लोड करेगा, अनलोड करेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हुआ, ये बहुत मतलब मैं देसी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या हुआ, जेसीबी आ गया, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, और जहाँ पहले 5 लोग लगते वहाँ एक बंदा लगेगा जो उसको ऑपरेट करेगा। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की टेक्नोलॉजी की वजह से आए। और इंडिया में ये बहुत हो रहा है। जैसे इसने वर्ल्ड बैंक ने भी डेटा दिया है कि प्रेडिक्टेड दैट द portion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year due to टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आगे आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, ठीक है। ये कौन सा टाइम लैग है। आप देखिए, आप कहीं पे काम कर रहे हैं,
अब आपने काम छोड़ दिया और आप दूसरा काम ढूंढ रहे हैं, ठीक, या आपको निकाल दिया और आप काम ढूंढ रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में, जॉब छोड़ने में या जॉब से निकल जाने में और नया जॉब पाने तक, एक इनएविटेबल यानी कि वो वाला टाइम गैप जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करें, आपने आप बोला कि नहीं मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, तो आप पहली कंपनी में रेजिग्नेशन देंगे, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, फिर आप नई जगह रिज्यूमे देंगे, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, तो एक टाइम जो बीच में ऐसा है इनएविटेबल, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो टाइम आपका वेस्ट हो ही जाएगा, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फिर आ गया वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए, आप जानते होंगे कि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स जगह जगह J&K में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, उनका कंपनी के साथ कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे लोग मान लीजिए ड्यूरिंग द वर्क उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, अब उनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो कंपनी उनको कुछ नहीं दे पाती क्या मतलब वो नहीं देगी, क्यों? क्योंकि उनके कोई लीगल प्रोटेक्शन है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं वल्नरेबल, क्योंकि इनका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि कल को आप क्लेम कर सको, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इनको अनएम्प्लॉयड ही मानते हैं क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अगर नाम से भी समझ सकते हैं, कि क्वालिफिकेशन आपकी बहुत, जैसे अभी आपने क्लास 4 में देखा या आप सारी पोस्ट में ऑलमोस्ट देखते हैं कि PhD करके, MPhil करके बच्चे और मतलब बहुत सारी डिग्रीज करके लोग क्लास 4 में या बहुत छोटी छोटी जॉब्स में जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको जॉब क्या करना पड़ रहा है, कोई छोटा मोटा जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू पॉपुलेशन, उसका मतलब ये एज ग्रुप ये है 15 to 59 ईयर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है, अब यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आप USA में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपको बेरोज़गार भत्ता समझ लीजिए मिलता है, ठीक है, कि आप अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट आपकी कुछ सपोर्ट करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपकी जो सपोर्ट करती है, मान लेते हैं गवर्नमेंट आपको $1000 पर मंथ दे रही है, ठीक है, ये आपको पर मंथ मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन अब आपको काम मिल गया और टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ काट के आपके पास बचता है मान लीजिए $700 पर मंथ, तो आप क्यों जॉब करेंगे? आप तो यही कहेंगे कि भाई बैठे बैठे मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है और काम करने के बाद इतना मिल रहा है तो क्यों काम करना है, ठीक है। ये इसीलिए कहते हैं व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेज द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क, ठीक है। वो उसको यही समझ में आ रहा है कि भाई आराम से बैठा हूँ, पूरे महीने इतना पैसा मिल रहा है, अब मैं काम पे भी जाऊँगा और तो भी मुझे उससे कम पैसा मिलेगा तो मुझे काम पे जाना ही क्यों है। पीपल फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क टू हाई, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों समझाया कि ताकि आपके जहन में बैठ जाए। फिर होता है मार्जिनल वर्कर, हु वर्क्स लेस देन 6 months अ ईयर, उसको हम कहते हैं मार्जिनल वर्कर। फिलिप कर्व क्या कहती है? फिलिप कर्व कहती है, ये रिलेशन देती है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने आपको स्टैगफ्लेशन बोला था, वो अलग है, ये अलग है फिलिप कर्व। इसमें आपका अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये था आपका अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे लगता है, और एक चीज़ और आप ऐड कर लेना कि इंडिया में इस टाइम कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है या वो चीज़ें हैं, वो सिर्फ देख लेना। मुझे नहीं लगता वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आप एक बार नज़र मार लेना अगर आया तो बाकी इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये कर लोगे। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।